अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। और कुछ चीज़ें बड़ी हैपनिंग हो रही होती हैं क्योंकि जब लाइफ में बड़ी हैपनिंग चल रही होती है तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब होते हैं वो बड़ी जल्दी में होते हैं और कभी कभी इतनी जल्दी में होते हैं कि वो सुबह उठते हुए नाश्ता करना भूल जाते हैं, कभी कभी गाड़ी में बैठना भूल जाते हैं, पैदल आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो होस्ट रेडी हो ना हो वो कट करना भी भूल जाते हैं, जल्दी कट कर लेते हैं। बहरहाल ये चीज़ें होती रहती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप लाइव बैठे हुए, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही और लाइव के अंदर इतने बड़े गेस्ट बुला लेना, इतने बड़े सितारों को बुला लेना, ये भी एक बहुत बड़ी महारत है और ये भी सारा प्रोड्यूसर साहब का काम है। बहरहाल आज की जो सुबह है और जो मॉर्निंग है उसमें बड़ी सारी हैपनिंग्स हुई हैं। कल भी बड़ी हैपनिंग्स हुई, हमने आपको बताया था। लेकिन कल मैं एक्स्ट्रो के अंदर एक बात कहकर गया था कि आपके जो पसंदीदा गेस्ट हैं वो आज की मॉर्निंग शो के मेहमान बनेंगे। इस मॉर्निंग स्पॉट के अंदर सवाल बहुत सारे हैं, जवाबात आप लोगों को ऑब्वियसली चाहिए होंगे। मैंने आपको बताया था कौन आ रहे हैं और आप लोग गैस कर सकते हैं कि क्या जिनके बारे में मैंने बताया था वही लोग आ रहे हैं या कोई और लोग हैं। और बहुत सारी चीज़ें, कुछ का ताल्लुक, एक हमारे मेहमान उनका ताल्लुक होस्टिंग से है, वो होस्टिंग भी करती हैं हमारी तरह और एक्टिंग भी करती हैं। और एक्टिंग के अंदर बड़ा मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा आपको जो है ना वो बुर्दबारी चाहिए होती है, बड़ी स्पॉन्टेनियस भी होना पड़ता है। समटाइम्स आपको डायलॉग डिलीवरी भी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इमोशंस के साथ आपको प्ले करना होता है। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हमने कहा था कि अदलिया बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है इस किसी भी कौम के लिए, किसी भी रियासत के लिए, और उसमें इंसाफ का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास हैं, उनका एतमाद उठता चला जाएगा हुकूमत से, उनका एतमाद उठता चला जाएगा अदलिया से। तो इंसाफ बड़ा ज़रूरी है। तो इनका ताल्लुक इंसाफ से है और कानून की जो मूर्ति होती है उसके ऊपर पट्टी बंधी होती है। तो आज इनसे सवाल करेंगे, कानून अंधा होता है तो फिर कैसे इंसाफ जो है वो बराबरी के साथ हो जाता है। पहली जो हमारी मेहमान है मैं उनका तारुफ करा चुका हूँ कि बड़ी प्यारी सी होस्ट है, एक्ट्रेस है, सैयदा अनंता जुल्फ़िकार। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अनंता। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? खैरियत सी हैं? बिल्कुल बेस्ट। दूसरे हमारे बड़े प्यारे से गेस्ट हैं, बड़ी मुश्किल से आए और बड़ा हमने इनको बोला कि आपका कीमती वक्त हम जो है ना वो चुराना चाहते हैं। तो इनको हम अभी अभी कोर्ट से लेकर आए लाइव, क्योंकि कोर्ट के अंदर इनका एक केस जो है वो उसकी हेयरिंग हो रही थी, प्रोसीडिंग होने वाली थी। लकीली जो है वो जज साहब जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हुए कुछ और केसेस को लेकर। तो हमने कहा कि सर आपने बस कुछ नहीं करना, गाड़ी में बैठे ड्राइवर के साथ फटाफट यहाँ पहुँचे, सीधा आप 7th फ्लोर के ऊपर आए और हमारे साथ बैठ जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्स सिंध हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस भी हैं और साथ साथ एक्स एडवोकेट जनरल सिंध भी हैं और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो है वो बड़े ज़बरदस्त और सीनियर एडवोकेट हैं। और ये वो शख्सियत हैं जिन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल के अंदर ये पहली वो शख्सियत है कि जहाँ पर इन्होंने जाके 45 मिनट्स तक स्पीच दी है दुनिया भर के लोगों के सामने। और जो माहिर कानून है उसके सामने हमारे जो माहिर हैं कानून के, उन्होंने जाकर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम सबके प्यारे हैं बैरिस्टर ख्वाजा नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक है माशाल्लाह, बड़े प्यारे लग रहे हैं। अनंता आप तो लगी प्यारी नहीं, मैंने आपको बता दिया था। और फिर ख्वाजा साहब मैंने कहा आपकी तारीफ ऑन एयर बनती है कि सुबह सुबह जाना कोर्ट और कोर्ट के बाद यहाँ पर वापस भागते हुए आना, वापस भी वहीं जाना है। अच्छा, वापस भी वहीं जाना है? जी जी, क्या बात है भाई। अभी बीच में जो ट्रैफिक मिलता है कराची का, वो सबको फेस करके आना, वो तो ख्वाजा साहब एंजॉय करते हैं, आपको पता है ट्रैफिक। अच्छा, बहरहाल अनंता से जरा आगाज है। अनंता, होस्टिंग बड़ी मुश्किल है और क्योंकि हमें पता है कि हम होस्टिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप दरगुजर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं कि यार ये नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही होती हैं। बहुत सारी चीज़ों को हजम करना पड़ता है, उसके लिए हम हाजमोला रखते हैं हाजमे के लिए ना, तो हजम कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन ये वो वाला हाजमोला नहीं होता जो पैकेट में मिलता है, ये बड़ा अलग किस्म का होता है। ये आप समझ सकते हैं या मैं समझ सकती हूँ? ख्वाजा साहब भी समझ सकते हैं माशाल्लाह। ख्वाजा की अदालत एक अरसे तक किया है इन्होंने भी। बिल्कुल, और वकील का तो काम है अदालत में तो बोलना होता है। एडवोकेट्स को जब तक बोलना नहीं आएगा तो फिर जीतेंगे कैसे केस? तो होस्टिंग का शुरू से शौक था? मेरा करियर स्टार्ट जो हुआ था वो पब्लिक स्पीकिंग से ही हुआ था। बेसिकली मैं डिबेटर थी, पब्लिक स्पीकर थी, स्कूल में किया। बचपन से बोलने का शौक? बचपन से बोलने का बहुत ज़्यादा शौक था। और मेरे जो टॉपिक्स हुआ करते थे वो भी ऐसे होते थे जिसमें बात करें तो वो ख़त्म ना हो। मुल्क पे हो गया, कराची पे हो गया, मौजूदा हालात पे हो गया। तो वो बोलते बोलते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने स्किल्स को यूज़ किया और आज
ये है कि होस्टिंग्स करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अप्रोच कर रहे होते हैं। और अब तो ये है कि पर्सनली भी जो लोग पहले जानते थे वो अब ये भी जानते हैं कि अनंता एक होस्ट बन चुकी है। माशाल्लाह वो भाई, अपने माशाल्लाह। इवेंट्स में भी अप्रोच कर रहे होते हैं, तो बहुत मजा आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ख्वाजा साहब, लाइफ में माशाल्लाह बड़ी जी। बड़ी हैपनिंग चल रही हैं, उतार चढ़ाव बड़े आ रहे हैं इस मुल्क की सियासत के अंदर, मुल्क के अंदर। और आपने तो हर मौसम देखा है, वो ख्वाजा की अदालत वाला वक्त मुझे याद है, कैसे कैसे केसेस सामने आते थे माशाल्लाह। और कैसे आप उसको टैकल करते थे, कितना मुश्किल था देखिए वो। सर, हमने साबित किया है कि आप अगर जज सही हो 35 मिनट में फैसला कर सकता है। वो 35 मिनट का प्रोग्राम था, हम सुनते थे और देन एंड देयर ऑन एयर फैसला होता था और लाखों लोग उस फैसले को देखते थे अपने घरों में बैठ के। और आज तक किसी ने नहीं कहा कि कोई फैसला गलत हुआ। शुक्र है बड़ी अल्लाह का। बड़ी जबरदस्त ये बात है। और खास तौर पे मैं ये देखता हूँ कि आपके अंदर एक फैक्टर है, फनी फैक्टर। मतलब आप इतनी जबरदस्त कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसमें भी आपको बड़ा एक लोग डरते हैं कोर्ट और कचहरी से, लेकिन उसमें भी आप एक लाफ्टर क्रिएट कर देते हैं, एक ऐसी बात करते हैं जिससे चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। ये कहाँ से सर, मौजूद ये तो मिला है? स्क्रीन की बात है, लेकिन वो जो स्क्रीन की आदत थी, तो मैं जब हाई कोर्ट का जज था वहाँ बहुत सीरियस रहना पड़ता है, प्यारे योर हाई कोर्ट जज। तो वहाँ क्या हुआ कि सुबह सुबह मैंने एक बड़ी बूढ़ी औरत थी और उसका केस उसके हक में डिसाइड किया, कुछ सब्सटेंशियल मैटर था। तो उसने बड़ी भारी आवाज़ से, पिन ड्रॉप साइलेंस थी कोर्ट में, उसने बड़ी भारी आवाज़ से कहा, बेटा अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस दे। उसने ऐसे कहा, मुझे लगा मैं अभी जन्नत में जा रहा हूँ। डर गया। मैंने कहा अम्मा जन्नत का टिकट दे दिया। मैंने कहा अम्मा जन्नत आप ले लो, फिरदौस मुझे दे दो। वन वे टू जन्नत है, सीधा जा रहे हैं, मैंने कहा, आप नहीं आना। जन्नत में चली जाएं, मुझे फिरदौस दे जाएं। फिरदौस मिली नहीं मिली? नहीं मिली अभी तक। वैसे फिरदौस मिल भी सकता था, लड़का भी होता है। अब वो भी नहीं होता मिली है। अभी तक इनको जस्तजू है कि वो फिरदौस में You है। never know कब लॉटरी निकला है। मतलब कहते हैं ना यार, मायूस नहीं होना चाहिए। मर्द हमेशा जवान रहता है, उसकी ख्वाहिशात भी जवान रहती है। ख्वाजा साहब भी जवान है। अनंता, नेचर कैसा है? फनी नेचर है, हम आपका कंटेंट भी देखते हैं, माशाल्लाह कंटेंट क्रिएटर हैं आप, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे ब्रांड्स को भी आप पिच करती हैं। कितना मुश्किल होता है अपने नेचर को उस ब्रांड के अंदर इन्वॉल्व करना और उसके अंदर एब्जॉर्ब करना, या उस ब्रांड की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको ज़्यादा दिखाना पड़ता है आपको? बिल्कुल, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है ये तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है, उसको तो दिखाना है ही। आपके मतलब काम का पहला हिस्सा जो है वो यही है कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर बाकी उसमें जो अपना इनपुट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये वाली जो आपका सवाल है कि अपने नेचर को डिसॉल्व करना कितना मुश्किल है, ये मुझे एक्टिंग में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि पर्सनली मैं अपने आप को जो समझती हूँ, मैं थोड़ी शाय भी हूँ। होस्टिंग की बात नहीं करी, इस वक्त एक्टिंग तक। अच्छा, मैं वही कहूँ, मुझे तो कभी जिंदगी में अनंता शाय नहीं लगी। ये कौन सी शाय है, ये कौन सी शर्म है जो इन्होंने छुपा के रखी है? एक्टिंग के टाइम पे हो जाता है। और जब मुझे कोई क्लेवर कैरेक्टर मिले ना, एक मैंने रमज़ान सीरीज़ की थी, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत ही क्लेवर था। हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं एहसन खान और अरूब मिर्ज़ा, इनके साथ का था। बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस थी उसमें और वो मैं दिखा नहीं पाई। मतलब वो चलाक मक्कार औरत बनना था। एग्जैक्टली ऐसे ही सारा सीन था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब असल डिफिकल्ट। चेहरा दिखाना था। नहीं, मैं मासूम हूँ। ख्वाजा साहब, इन्होंने कहा नहीं मैं मासूम कुछ कमेंट करें ना हम इस पे यार, आप इन्वॉल्व हो हमारी कॉन्वर्सेशन में। क्लेवर तो देखे ना, औरत होती है, होती है, वरना उसका गुजारा ही नहीं है। मासूम भी तो होती हैं औरतें। वो कहाँ तो होती खैर हैं? पैदाइशी है ना, नहीं, वो कहाँ होती है, मिलती क्यों नहीं है? इस मुल्क में नहीं है। वो आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा, स्क्रीन पर हैं, वेरी गुड यार, स्क्रीन के सामने बैठी होंगी, हो सकता है देख रही हो। ख्वाजा साहब, बहुत सारी बातें हैं, मतलब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ जाके ख़त्म करूँ? लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसके ऊपर कोर्ट के अंदर बैठकर हंसी भी आई हो और एक फ़नी मोमेंट क्रिएट हो गया हो, क्योंकि आपका जॉली सा नेचर है, कुछ ऐसा मोमेंट आया? वो ये तो आपको बताया ना, एक तो पहले तो यही बताया जो वो अम्मा जन्नत तुम ले लो, फिर दोस्त मुझे आपके दे साथ दो। तो बड़े वाकयात होते हैं कि मुझे बड़ा यकीन है। पूरे कोर्ट में बड़ा कहका लगा इस बात से। अच्छा, एक सवाल और है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या वाकया सुना दिया था आपने, लंगड़ा फकीर? व्हाट वाज दैट? लंगड़ा वो सर फकीर क्या- आ गया हाँ, भाई हाँ, ख्वाजा साहब के पास नहीं। और कह के लग गए। वो ये था कि मैं हाई कोर्ट का जज था, तो 27 नवंबर को मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई थी और उसके बाद पुलिस वालों ने
150-200 लोगों को गिरफ्तार कर दिया हंगामों के चक्कर में। ठीक है। अच्छा, मैं एज ए हाई कोर्ट जज पूरे सिंध के एंटी टेररिस्ट कोर्टों का चीफ था, हेड था। तो हम कोर्ट का काम ख़त्म करके 1:30-2 बजे अपने चैम्बर में आए तो मेरे रीडर ने बताया कि सर पुलिस वाले को 150-200 लोगों को रिमांड के लिए लेकर आए हैं। नॉर्मली तो हम लोग रिमांड चैम्बर में ही दे देते हैं। मैंने उसे कहा कि भाई कोर्ट दोबारा लगाओ, 200 आदमी चैम्बर में कहाँ आएगा। तो हम वापस आते हैं कोर्ट में, तो बिठाया सब लोगों को कोर्ट रूम में। तो मैं भी आया, तो जैसे आया तो पता चला कि ये बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद जो हंगामे उसमें लोगों को पकड़ा है, लूट मार हुई थी, ये उन लोगों को पकड़ के लाए हैं। तो उसमें एक लंगड़ा फ़कीर भी था। तो मैंने उसे देखा जब, तो मैंने पूछा तुम्हें कहाँ से पकड़ा? कहते हैं हमको अब्दुल्ला शाह गाजी से पकड़ा। मैंने कहा तुम अब्दुल्ला शाह गाजी में क्या लेने गया था? बोला हम उधर चरस लेने गया था। अच्छा। मैंने कहा चरस मिली? कहते हैं नहीं। मैंने कहा मंगाऊं? कहते हैं हाँ। मैंने आइयो को जोर से डांटा। मैंने कहा ये किन लोगों को पकड़ लाए हो? ये तो हाई कोर्ट के जज को कह रहे हैं मुझे चरस मंगा के दो, दिखाओ तुम्हारी फाइल में क्या है। फाइल देखी तो सिर्फ एक फोटो कॉपी थी, कार्बन कॉपी FIR की, जो कि पढ़ी नहीं जाती थी। और एक लंबी लिस्ट थी ये 150 आदमियों की जिनको पकड़ के लाए थे, दैट्स ऑल। कोई तीसरा कागज था ही नहीं। मैंने कहा भाई तुमने क्या तफ्तीश की है, कैसे इनको पकड़ा है, ये कौन लोग हैं, किस तरह से लाए हो? कुछ लिखा है इसमें? कुछ भी नहीं था, कोई जवाब ही नहीं, आगे से खामोश खड़ा हो गया। ही टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये तो हंगामों का केस है, हमें जाते रिमांड मिल जाएगा। मैंने सरकार क्या किया कि सारे के सारे 150 आदमियों को मैंने पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया और रिमांड रिफ्यूज़ कर दिया। पाकिस्तान में मैंने इससे पहले नहीं सुना कि किसी ने रिमांड रिफ्यूज़ किया हो। ये एक इंडिया का केस था जिसमें इंदिरा गांधी को मैजिस्ट्रेट के पास रिमांड के लिए पेश किया, मैजिस्ट्रेट ने रिमांड रिफ्यूज़ कर दिया फ़ौरन। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, आप लेकर आए, चाहे भुट्टो साहब को ले आओ तो फ़ौरन रिमांड दे देते हैं। ये हाल है। अच्छा, बहरहाल वो रिमांड क्या था उसमें बता रहा था मैं। मैंने सबको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया। अच्छा, ये हमारी एक टर्म होती है पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ना, लेकिन मैंने उन लोगों को ये कहा कि देखें मैंने तुम सबको अपनी ज़मानत पे छोड़ा है। अच्छा, मैंने कहा कि 1 हफ्ते के बाद आपने आना है, तारीख दी 7 दिन की। ठीक है। और आईओ को कहा कि 7 दिन में तफ्तीश करो, अगर इनमें से किसी बंदे के खिलाफ कोई एविडेंस मिलेगी तो उसका मैं रिमांड दूंगा, अगर एविडेंस नहीं मिलती तो मैं इनको छोड़ दूंगा। तो वो 7 दिन की मैंने उनको तारीख दे दी। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए 7 दिन के बाद, अच्छा मैंने उनसे कहा लोगों को कि देखें मैं तुमको अपनी ज़मानत पे छोड़ रहा हूँ, अगर तुम में से कोई एक आदमी भी गैर हाजिर हुआ तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। ठीक। सर आप यकीन करें कि रिस्क है, ये पूरा रिस्क लिया। हाँ, मैंने सबको छोड़ दिया। 7 दिन के बाद सर हमने हाजिरी ली, पूरे के पूरे बंदे पूरे थे। वो लंगड़ा फकीर भी नहा के आ गया था। अच्छा, कपड़े बदल के तो नहीं मांगा और दूर दूर से हाथ हिला रहा था। वो हीरो बना हुआ था कि भाई मेरी वजह से सारे छूट गए। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है। तो आप यकीन करें, सवाल आप घुमा गए, कुछ मांगा तो नहीं फिर उसने? नहीं उससे कुछ नहीं मांगा, वो तो सब कुछ मजार पे ढूंढने गया था। तो वो चरस तो फिर उसने खुद खरीद ली ना, नहा धो के आ गया। अब तो उसकी जेब में होगी, उल्टा हमें दे सकता था। बहरहाल वो क्या हुआ कि अब हमारी मांगने की बारी थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो जब हमने हाजिरी ली तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप लोगों को ट्रस्ट करें और उनके साथ ऑनेस्टली प्यार के साथ पेश आए तो आपको रिटर्न में वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देते हैं। अच्छा, हमने अदालतों में देखा है लोग 10-10 लाख रुपए की जमानत दे के अगली पेशी में भाग जाते हैं, आते नहीं है, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यहाँ ये बंदे थे, इन्होंने 1 रुपए की जमानत नहीं थी, सिर्फ एक कागज पे दस्तखत किया था, सारे के सारे टाइम पे पहुंचे हुए थे 8:30 बजे सुबह। ये है बात, ये बहुत बड़ा एक तारीखी वाकया है। पता नहीं यहाँ लोग रियलाइज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कोर्ट कचहरी का जो एक मामला होता है ना, बड़ा एक सांप सूंघ जाता है लोगों को जाकर। अगर इस तरह के जज बैठे हो, खूबसूरत भी और प्यारे भी, तो शायद जो बेचारा मुलजिम है जिसके ऊपर अभी तक साबित नहीं हुआ है कोई जुर्म, तो उसको मैं सबको छोड़ दिया सर। वहाँ ऐसे जब मैंने छोड़ने का हुक्म दिया, ऐसे चहल पहल हो गई, कमोशन। मिठाई आई आपने? नहीं, मिठाइयाँ तो बाहर बांटी उन्होंने। जैसे चांद रात पे रौनक होती है।
जबरदस्त, ऐसे को प्राइज बॉन्ड सबका निकला है। सर का हुस्न अखलाक था जिसकी वजह से वो इंस्पायर हुए। अच्छा अनंता, बड़े वाकयात हैं नवीद भाई के पास ना। लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये बंदा अगर बोलना शुरू हो जाए तो इतने सारे वाकयात ना, हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाए। कोई ऐसा वाकया जिसमें आपकी एक्टिंग सीन के अंदर या आपकी जो कंटेंट क्रिएटिंग है या फिर होस्टिंग के अंदर कोई फनी वाकया जिसके ऊपर हंसी आई हो? होस्टिंग में फ़नी तो बहुत होता है। कहीं अगर मैं कोई फेस्टिवल होस्ट कर रही हूँ तो उसमें तो बहुत होते हैं। अच्छा, मैंने करवाना था बच्चों का कंपटीशन, ठीक है। उसमें अब जहाँ 1000-2000 का क्राउड है, अब मैं उसमें से मेरे कोई खानदान का या मेरे कोई घर का बच्चा नहीं है, मैंने उसमें से कोई 10 चूज करके ऊपर बुला लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट में मैंने नेक्स्ट 10 चूज करके ऊपर बुला लिए। पेरेंट्स मुझसे लड़ने लग जाते हैं, आप ना इंसाफी हमारा बच्चा भी ऊपर चढ़ा है स्टेज पे। हाँ, आप ना इंसाफी करिए, आप हमारे बच्चे को नहीं बुला रही। और इस वक्त मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है। अपने जाति बच्चे भी होने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने माइक पे एक दिन कह दिया, हाँ मेरे कोई खानदान का बच्चा नहीं है जो मैं फेवरेट खानदान से फील होता है कि अपने जाति बच्चे भी होने चाहिए थे। होने चाहिए थे। गिफ्टिंग्स के टाइम पे बहुत दिल करता है, अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं, दिल करता है यार मेरा। मैं जब होस्टिंग किया करता था, मैं जब बच्चों वाला सेगमेंट करता था, शिद्दत से याद आता था कि 10-15 बच्चे होने चाहिए थे। अपनी ही गाड़ी की डिग्गी में सारे जो है ना वो गिफ्ट आते। क्या मुश्किल है? होस्टिंग ज्यादा मुश्किल है, एक्टिंग ज्यादा मुश्किल है? मेरे ख्याल से एक्टिंग ज्यादा मुश्किल है। होस्टिंग में बच्चे संभालना ज्यादा मुश्किल है, होस्टिंग ज्यादा मुश्किल है? नहीं, खैर इनका एक्सपीरियंस है, इनको पता होगा। लेकिन बात यह है कि होस्टिंग जो है एक्सटेम्पोर है। हाँ। और आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, सवाल के अंदर से सवाल निकलता है, जवाब के अंदर से सवाल बनता है। वेरी गुड। जबकि जो एक्टिंग है उसमें आपको डायलॉग स्क्रिप्ट किया जाता है, फिर डायलॉग आपने रटे हुए होते हैं, फिर उसके बाद आप रिहर्सल भी करते हैं। अच्छा, फिर आप अपना एक्सप्रेशन वगैरह लाना होता है, तो जाहिर है वो थोड़ा मुश्किल काम है। वो पूरी एक चीज रिकॉर्डेड होती है, वो सही है, लेकिन मेरी बात रीटेक भी हो जाते हैं उसमें। एग्जैक्टली। मेरी बात पूरी ऐसे होनी थी कि एक्टिंग फील्ड में ना इन होना और एक अच्छे मकाम पर जाके बैठना वो बहुत मुश्किल। अच्छा, मतलब लड़कियों के लिए मुश्किल है क्या एक्टिंग फील्ड? बहुत ज्यादा। कैसे? कोई एक वजह? बाकी मैं ख्वाजा साहब से पूछ लूंगा, वो भी तो माशाल्लाह से सीनियर है, वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। सीनियर की वजह से नहीं, माशाल्लाह फील्ड में रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें जानते हैं। केसेस भी आते थे इनके पास ना, अभी वो भी पूछूंगा मैं भी अपना केस लेके आऊंगी। है कोई ऐसा वाकया है तो बताएं, अभी ख्वाजा की अदालत लगा लेते हैं मॉर्निंग शो में। मीडिया पे भी एक चीज कह दूं तो मुझे इसमें कोई शाइनेस नहीं है, क्योंकि आप जो है ना, जब तक किसी एक चीज को करके वायरल नहीं हो जाओगे, जब तक आपको डायरेक्टर अप्रोच नहीं करेगा। अगर कोई डायरेक्टर मुझे देख रहे हैं जिनको मैंने अप्रोच किया, आई एम सॉरी। मतलब डायरेक्टर सीधी तरह अप्रोच करते हैं, जलेबी की तरह सीधे होकर अप्रोच करते हैं? सर वायरल तो मैं तो केले में हो गया, इतना वायरल। मैं उधर ही आ रहा हूँ, सबर तो करें अभी। आपका पसंदीदा फल तो मैंने पूछना ही है। ये जो ख्वाजा साहब लेकर आए ना बीच में बात, इस पर मैं आऊंगा। कोई ऐसा केस है, कोई मुश्किल हुई आपको एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स में, या मुश्किलात ये हो रही हैं कि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं टैलेंटेड भी हूँ थोड़ी बहुत एक्टिंग में, मैं कर लेती हूँ अच्छी, जो मुझे कहा जाता है उस पे मैं पूरी उतर डायरेक्शंस पे पूरा उतर जाती हूँ। एग्जैक्टली, एक्सप्रेशंस भी दे देती हूँ। डायलॉग में डिलीवरी में तो होगी नहीं मुश्किल, क्योंकि काम ही बोलने का है सारा। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक या तो मेरे बाप दादा में से कोई एक्टर होते तो मुझे मिल जाता अभी लीड रोल, या तो मेरे पास वो बहुत हाई बैक होती। अपने कदमों पे चल के मकाम बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आई एम होपिंग द बेस्ट फ्रॉम अल्लाह कि वो एक दिन ऐसा मकाम देगा कि आज जिनको मैं अप्रोच कर रही हूँ, कल वो मुझे अप्रोच करे। आपके पास इस फील्ड में ऊपर जाने के लिए सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, तो एक चीज है लगन। भाई साहब जरा एक और भी बड़ा आसान तरीका है ऊपर जाने का, बताएं स्कूटर पे बैठ जाएं। किस पे? स्कूटर पे। अच्छा, पीछे से डंपर वाला आएगा, सीधा ऊपर भेजता है। यार ये बड़ा वो है कराची वालों के साथ। इस पर भी जरा एक नोहा पढ़ देना, एक कमेंट कर देना। तभी तो मैंने बोला, आपको याद दिलाया। मतलब फ्री में टिकट दे रहे हैं जन्नत में जाने का, और फालतू में शहीद लगा देते हैं। रमजान में धड़ाधड़ भेज रहे हैं। शहीद लगाने से ज्यादा अच्छा है कि उन डंपर को पकड़ लें, उनकी मॉनिटरिंग कर लें, चीजें कर लें। ख्वाजा साहब, ये पसंदीदा फल कौन सा आपका? आजकल तो केला ही चल रहा है। केला ही है? ये केले पे इतनी रिसर्च क्यों की हुई है? बांग्लादेशी केला, मलिर का केला, सिंध का केला, नहीं, वो एक्चुअली सारा एक्सटेम्पोर अल्वीना के हंसने की वजह से हो गया। हमने तो एक ही केला देखा है,
और वो खाते हैं हम बड़ा सीरियस लेके। प्रोग्राम था। अलवीना ने मुझे वो दिखाया हाँ। क्लिप हाँ स्क्रीन पे, हाँ कहने लगी देखिए ये ग्वादर में हाँ चाइनीज ने हाँ। साहिल के ऊपर, साहिल समुद्र पे घास उगा दी है और वो बहुत ग्रीन थी घास। हाँ। मैंने देखा तो मैंने जवाब में कहा कि मैंने कहा अब साइंस और टेक्नोलॉजी हाँ बहुत तरक्की कर गई है और इसमें मुझे बड़ा याद serious आया जा रहे थे आप हाँ, लोग उसमें। सीरियसली। अब हुआ क्या कि उन दिनों हमने हैदराबाद में केस दिया था। हम हैदराबाद में 1:30 बजे तक कोर्ट में होते थे। कोर्ट के बाद क्लाइंट हमें लंच पे ले जाता था। लंच करने के बाद हम कराची रवाना होते थे तो 3:30-4 बजे का टाइम होता था। हमारे आगे भरी हुई हरे रंग के छोटे छोटे केले, वो सुर्खियाँ भरी हुई जा रही होती थी। मेरे माइंड में वही थी। ठीक जैसे इसने टेक्नोलॉजी की बात की ना, मैंने कहा कि इतनी तरक्की कर गई है। मैंने कहा देखिए बम्बे का केला इतना बड़ा होता है, ढाका का केला इतना बड़ा है और सिंध का केला बिल्कुल उंगली के बराबर है। तो मैंने कहा ये लोग जो है ज़मीन को ज़ाया कर रहे हैं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस केले को भी थोड़ा बड़ा करें। मतलब तो इतनी उसमें इतनी रिसर्च आपने रखी हुई थी सिर्फ केले के ऊपर? सेब है, आम है, अंगूर है, चीकू है, किन्नू है, उस पे भी रख ले थोड़ी सी रिसर्च। नहीं, मैंने थोड़ा सा मूंगफली के दाने के बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि ये जो हमारे मुल्क की मूंगफली का थाना बहुत छोटा है। जब ये प्लांट लगाए ना लोगों ने यहाँ मूंगफली पैक करने के लिए, यही है। फिर वही मसला था कि सिंध अब की आगे आ मूंगफली जाए ना, छोटी नहीं, छोटी है, हाँ। पारा चिनार की मूंगफली बड़ी बड़ी है। वही है ना, नहीं पारा चिनार की मूंगफली में 3 वो निकलते हैं दाने, हाँ। लेकिन बहुत छोटे होते हैं। हाँ। अच्छा, अब वो अभी आजकल आ रही है चाइना की मूंगफली, इतना इतना मोटा दाना है उसका, साइज भी बड़ा होता है उस मूंगफली का। साइज भी बड़ा होता है। तो हम ये तो- हमारी मूंगफली जब इन्होंने ना कंपनी वालों ने छन्ने में डाली, आपके तो तो बड़े मूंगफलियां- वाकयात हैं। अभी तो मैं उस पर भी आऊंगा। जरा एक सवाल और है। सारी मूंगफलियां नीचे गिर राजा गई। साहब ने तो मतलब लाइन लगाई हुई है ना टॉपिक्स की ना। एक तो सिंध जो सेक्रेटेरिएट है उसकी बिल्डिंग और वहां से वजीर आला नजर आते हैं। किस हालत में, ये भी पूछ लूंगा अभी मैं। अनमता, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। आगे कहाँ देख रही हो? होस्टिंग फील्ड में खुद को आगे देख रही हो या एक्टिंग फील्ड में खुद को आगे देख रही हो? होस्टिंग। होस्टिंग में कौन सी प्रोग्राम जो है वो होस्ट करने का ज़्यादा शौक है? ये आजकल बड़ा पॉडकास्ट चला हुआ है कि पॉडकास्ट का ट्रेंड बहुत है। पॉडकास्ट की बहुत ट्रेंड है और मुझे ऑफर्स भी आई हैं इसकी, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अभी मैं कर नहीं रही कहीं। आई एम वेटिंग फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर मुझे पॉडकास्ट में भी कोई बेटर चैनल अप्रोच करता है ठीक है। तो आई विल गो फॉर इट। मतलब पॉडकास्ट के अंदर एक चीज़ है कि आप थोड़ा सा स्लैंग हो सकते हैं अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं, लेकिन अगर आप मीडिया पर इस तरह से चैनल के ऊपर हैं तो आप बहुत ही बंधे हुए होते हैं ना। एग्जैक्टली। लेकिन पब्लिक को मैंने देखा, पब्लिक यूट्यूब वाली चीज को ज्यादा पसंद करती ज़्यादा है। पसंद करती वो जो है। लैंग्वेज है, वो जो जी। टॉन्ट्स हैं, वो जो अनसेंसर्ड जी। चीजें हैं। सो डू यू वांट टू डू दैट? और यहाँ पर जरा सोफिस्टिकेटेड वाला। सोफिस्टिकेटेड वाला मुझसे नहीं होता। अच्छा, मतलब वहीं जाना आपने। बिल्कुल, मैं जंजीरों में बन के काम नहीं कर सकती। काजी साहब, फिर आप बिठाएं साथ में ना, फ्रूट्स के बारे में भी नॉलेज दीजिएगा। फिर सीख जाएंगी ना। बहरहाल ये क्या है, वो क्या वायरल कर दिया आपकी वीडियो को? वो वजीर आला साहब नजर आते हैं, कपड़े बदलते हुए भी नजर आते हैं। अच्छा, वो क्या है अच्छा, भाई? अच्छा, वो वो भी क्या है? चल जरा रहा है। एक्सप्लेन तो करें ना। नहीं, वो जो बिल्डिंग जो इन्होंने ना, वो अब जो इन्होंने हाइट्स जो अलाउ करनी शुरू की कराची में, हाई राइज बिल्डिंग। हाई राइज का, क्योंकि यहाँ पर फ्लोर रिश्वत का रेट तय हो गया था। तो पहले जैसे बहुत से सदर में 1+2 से ऊपर 70 साल तक कोई बिल्डिंग अलाउड नहीं होती थी। बस फिर अलाउ नहीं शुरू की और पर फ्लोर की प्राइस तय हुई। फिर अब 30 साल पंजाब कॉलोनी में देखें, 1 साल के अंदर मेरे ख्याल में 20 बिल्डिंगें बन गई हैं। कैंटोनमेंट का इलाका है, SPCA को तो छोड़ें, कैंटोनमेंट के इलाके में माशाल्लाह इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं। उस रोड अच्छा, के वो ऊपर। गिजली ब्रिज के पास की बात करें आप? जी, सारी वही जो वही खड़ी वही building। सारी ब्रिज जो बनी है। हाँ। तो वो जो इलाका है तो वहाँ भी तो वो आपने कहा क्या था? वो वजीर आला कहाँ से नजर आ रहे हैं बिल्डिंग में? नहीं, वो बिल्डिंग जो अप्रूवल दे दी है, मुझे याद है एक जमाने में ये दी प्लाजा बन रही थी, ये जमजमा के कोने के ऊपर 2 तलवार के सामने। ठीक है। तो इसकी एक्चुअल अप्रूवल जो थी 7 फ्लोर की थी, और जो बिल्डर था उसने 7 फ्लोर के लिए तैयार की। हुआ ये कि जैसे इन्होंने बनानी शुरू की तो सामने नेवल चीफ थे उस वक्त, जो उनका बंगला था। तो इनको नोटिस आ गया कि आप यहाँ 3rd फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकते, चूँकि सामने सिक्योरिटी रिस्क है और नेवल चीफ का बंगला है। ठीक है। तो बंद हो गई वो बिल्डिंग, उन्होंने 3 फ्लोर पे क्लोज कर दी बजाय 7 के। अच्छा, अब क्या हुआ कि
चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जो मैंने देखा, तो 15-20 मंजिला पता नहीं बिल्डिंग है वो बन गई, और वो ऊपर आकर देखें बिल्कुल तो सामने रोड के security सामने तो ही है। क्या मतलब, वो मैंने मिसाल दी थी कि भाई इतनी बेपर्दगी है कि अगर वहाँ कोई आदमी अपनी खिड़की में देखे तो वहाँ चीफ मिनिस्टर का बेडरूम भी नजर आ जाएगा। अच्छा, जी जी जी, बड़ी नजर है। कहीं उसी फ्लोर पे आपने घर तो नहीं लिया हुआ है? मिल जाए तो ले लेंगे, बड़ा महंगा है वहाँ। सर की तहकीक वो अच्छी कहते है। हैं फेसिंग चीफ मिनिस्टर हाउस, हाँ, वो ज्यादा महंगा है। फेसिंग बैक साइड वहाँ रेलवे की लाइनें नजर आती हैं। अच्छा ये भी चल रहा है? हाँ हाँ या ये भी हो रहा है? हाँ हाँ, आगे 4.5 करोड़ है तो पीछे 3 करोड़ है, इस तरह से है। काजी साहब आखिर में जरा ये भी तो बताएं, कराची के ऊपर भी कुछ बोलते हैं, कराची पे आप बड़ा बोले हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है कराची की, सर कराची पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस कराची की बड़ा बिजली सख्त सस्ती हो गई लेकिन है मजलूम, नहीं। बड़ा सख्त मजलूम हो गया है। हालांकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची कमाता है पूरे मुल्क अच्छा। के लिए, लेकिन यहाँ के अवाम के लिए कोई सहूलतें नहीं है। यहाँ की सड़कें जो हैं बेयारो मददगार है और कोई फैसिलिटीज नहीं है। ये टाउन कमेटियाँ जी बन गई हैं, कोई समझ नहीं आता क्या बना रहे हैं, कि गटरों के ऊपर ढकने अच्छा, नहीं हर है। 15 दिन के रोज बाद ये बच्चे- पानी की लाइन टूट जाती है, लाइन टूट जाती है, वो फट जाती है पानी की लाइन। वो घटिया लगाते हैं तो फट जाती है। ऐसी क्या चीज है कि वो पानी की लाइन ही फटे जा रही है बार बार? मतलब प्रेशर ज्यादा है, स्ट्रक्चर खत्म हो गया है। वैसे कराची में तो हर फटने वाली चीज फट रही है। सही। इस मरम्मत कैसे की जाए इसकी? मरम्मत के लिए अच्छा मटेरियल लगाएं ताकि मरम्मत पायदार हो। भाई हर चीज के लिए आप अच्छा मटेरियल यूज करें। रोड तो ये आप तो इस तरह करते हैं ना कि जी वो जहाँ वेल्डिंग होनी है वहाँ एल्फी लगा के जोड़ देते हैं, बोला देखने हो गया। अनंता कराची के अंदर ट्रैवल करती हैं आप, ऑब्वियसली होस्टिंग के लिए, इवेंट्स के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। मुझे अंदाजा है कि दिन भर 10 जगहों पे जाना पड़ता है, बिल्कुल। मीटिंग्स करनी पड़ती है। सड़कें कैसी लगती हैं आपको कराची की? मुझे माइग्रेन अभी अभी डायग्नोज हुआ है। थोड़ा सड़कों ही की टाइम वजह हुआ से है, diagnose हो गया है? सड़कों की हो गया है। चलें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि डायग्नोज भी हो गया। आधे से ज्यादा कराची वालों को पता नहीं है दर्द है किस चीज का। हाँ, अंग अंग अच्छा, दुख रहा और है। आधे से ज्यादा लोग हैं जिनको माइग्रेन नहीं होता लेकिन वो कह रहे होते हैं कि उनको माइग्रेन है। तो अवेयरनेस सबको नहीं है। इस सड़क लेकिन- से एक दफा गुजर के चले जाए तो अंग अंग दुखता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और जब आप बोल के क्योंकि आवाज़ का बहुत ताल्लुक होता है आपकी पूरी बॉडी से, आप इतनी ज़्यादा मेहनत करके जब वापसी घर की तरफ आ रहे हो कि यार सुकून से जाकर सोएंगे, और उस वक्त जो कराची के खड्डे होते हैं। मेरी एक रिसेंटली स्पीच थी एक निजी चैनल पे और वो ह्यूमरस थी, तो मैंने उसमें एक जुमला भी यूज़ किया था कि कराची के खड्डे बहुत ज़्यादा ही जो है तकलीफ दें। सब ने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने उसको थोड़ा सा ह्यूमर पे लाके किया कि यही खड्डे जब हानिया आमिर के गालों पर हो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता। वाह जी वाह। वाह वाह वाह। तो अगर गड्ढे हानिया आमिर के गाल हों तो वाह। गार्डन गार्डन हो गार्डन जाए, और गार्डन अगर हो जाता है। हमारे कराची में गड्ढे हों तो वो हार्ट अटैक हो जाता हार्ट है। अटैक हो जाए। काजी साहब जरा रोशनी फरमाइएगा इस बात पर। ये तो स्टैटिक सेंस की बात है। हाँ, किसी को गाल का खड्डा अच्छा नजर लगता है, किसी को कहीं और खड्डे की तलाश होती है, और कुछ खड्डा करके उस वो पेट्रोल ढूंढते हैं। और कुछ हैं जो इसी शहर को खड्डा किए जा रहे हैं और रोज इसी शहर खुदाई का करते खा हैं। रहे हैं। मतलब इस शहर को तो खोद के डाल दिया ना। काजी साहब ऐसा ही है, यहाँ का बेस्ट पास टाइम है खुदाई। खुद गया ये शहर, ये शहर जो है, रोशनियों का शहर खड्डों का शहर बन गया। लेकिन बड़ा प्यारा शहर है। मैं समझता हूँ इस शहर को डेवलप होना चाहिए, बनना चाहिए। आपकी एक्टिंग इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। नदीम शबनम हुआ करते थे, मोहम्मद अली हुआ करते थे, वहीद मुराद हुआ करते थे। आपके दौर का कोई पसंदीदा एक्टर या एक्ट्रेस, जरा कोई नाम लेना। सर हमारे जमाने में नदीम नया नया आया था फिल्म चकोरी में, नदीम और उस वक्त वहीद मुराद छाए हुए थे स्क्रीन के ऊपर, कोई उनका जवाब ही हाय नहीं था, हाय हाय। पैरेलल कोई नहीं था। मोहम्मद अली साइड पे चल रहे थे ज़ेबा के साथ, वो उनकी भी जोड़ी फिट हो गई थी। उससे पहले वहीद मुराद और ज़ेबा थे। हीरा एंड पत्थर आई थी फिल्म, और उसके बाद दूसरी भी थी इनकी बहुत, वहीद मुराद की तो बेशुमार फिल्म। फिल्में देखने जाते थे या? उस जमाने में देखते थे, अब तो खैर नहीं, अब फिल्में हमें देखती हैं। काजी साहब कभी मोहब्बत की जवानी में, मतलब जवान तो अभी भी है, नहीं सर, हमारा मोहब्बत सारा की? टाइम स्ट्रगल में गुजरा गया जो मोहब्बत का था। कभी नहीं की, नहीं हुई नहीं। एक तरफा भी नहीं, मतलब वो नहीं सर, पहली वो नजर। मोहब्बत करने के लिए ना, वो लहरी साहब कहते हैं ना,
या बाप की कमाई हो या हराम की कमाई हो, ओए होए हमारे पास दोनों नहीं थे, लिहाजा मोहब्बत नहीं कर सके। मतलब मोहब्बत ही नहीं हुई। सर दो थे, दो कमाइयाँ होनी चाहिए। अभी 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 कहती है ना, दिलदार तेरे जैसा चाहिए, मगर प्यार के लिए भी पैसा चाहिए। वाह भाई, पैसा या हराम का हो या बाप का हो। मतलब नो मनी नो हनी। नो मनी नो हनी। क्या बात है, आपको पूरी अंग्रेजी आती है। वेरी गुड वेरी गुड। अनंता, अगले लाइफ के गोल्स, ये तो नहीं पूछूंगा कि मोहब्बत की नहीं, कि अभी तो बिल्कुल आगाज है, करेंगी इंशाल्लाह अभी आगे। इनकी और मोहब्बत की उम्र ही नहीं आई। है कुछ ऐसा कि देख रही है, रिश्ता रिश्ता देख रही है अपने लिए? मैंने खुद तो नहीं देखा। मतलब घर वाले ये देख रहे हैं, है अब तो माशाल्लाह कि- बड़ी हो गई हैं और फील्ड में भी हैं। रिश्ते और मौत का आते कोई तो पता होंगे। नहीं होता कब आए। चले इसको सवाल को चेंज कर, रिश्ते तो आते होंगे। मुझे सब देख रहे हैं इस वक्त। चले मैं बता देती हूँ, आते हैं और मना कर बहुत देती हैं? ऐसे अभी तो मना कर देती हूँ। अभी हाँ नहीं किया है? बिल्कुल, अभी मेरा ऐसा कोई सीन है नहीं, क्योंकि वही सारी बात है कि अभी खुद ही हम नया नया अर्निंग करने के लिए स्टार्ट लिया अभी वो है। ख्वाबों का शहज़ाद, कोई एक बिल्कुल। लाइफ सेट तो करने के गोल्स तो होंगे ना, कि इस तरह इस फ्रेम में लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए, मीडिया इंडस्ट्री से चाहिए, आउटसाइडर चाहिए, जहाँ से भी हो। क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कोई एक दो क्वालिटीज दो तीन हो। एक तो ये हो कि बाप के पैसे पे करने वाला नहीं हो, वाह, सेल्फ very डेवलप्ड good। हो। मतलब Self-made हो। अगर एग्जैक्टली अगर मैं उस पे प्राउड करूं भी तो मैं उसकी अपनी जात पे करूं। चले, वेरी गुड, एक क्वालिटी हो गई। सारे नोट करना शुरू कर दें भाई। बाप के पैसे वाला नहीं चाहिए इन्हें, अपने पैसे वाले वो एक प्रोग्राम में दिखा रहे थे ना टीवी में, लड़की ने कहा कि वैसे तो आप बड़े अच्छे हैं, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मैच्योर हो। उन्होंने कहा मैच्योर की बात कर रही हो, मैं भी उतारी पूरे के ज्यादा, लड़की बेहोश हो गई। भाई अपनी अपनी कमाई वाला चाहिए इनको। दूसरी क्वालिटी कोई? बिल्कुल, जैसे मैच्योरिटी की बात की, मैच्योर इनफ होना चाहिए। अच्छा, गंजा ना हो, मैच्योरिटी में गंजा हो, गंजा तो गंजा नहीं हो ना, गंजा फौरन हो जाता है। मेच्योरिटी का ताल्लुक एज से नहीं होता। मेच्योर बचपन में आप, बिल्कुल, जवानी में भी हो बिल्कुल। सकते हैं और बुढ़ापे में भी आप बच्चे ऐसे होते ही हैं। है, चले, ऐसे ही तीसरी है। कोई बहुत से quality? गंजे भी और mature नहीं नहीं होने होते। वाले बड़ों के भी नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल बहुत से नहीं गंजे भी मैच्योर नहीं होते। होते। हैं, बिल्कुल बड़े ऐसे हैं, ही। बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। जैसे कि बहुत सारे बिल्कुल गंजे लगा के। अमीर नहीं होते। जैसे कि सारे गंजे अमीर नहीं होते। हाँ, तीसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कोई लास्ट? तीसरी अल्लाह का खौफ रखने वाला हो। वाह यार, अच्छी। जिस ये शख्स तो बहुत में बड़ी बात, बहुत बड़ी। खुदा का खौफ नहीं होगा, वो कहते हैं ना, जब तुम खुदा से ना डरो तो जो चाहे करो। तो मस्जिद उसकी अपनी होनी चाहिए। मैं इतनी सारी बातें मीडिया पे बैठ के कह रही हूँ। मैं ख्वाजा साहब से कोई आगे नहीं निकल सकता। गया। अच्छा, नहीं, मतलब वो- आप भी बता देना, अब आपकी बारी आगे। थोड़ी सी होस्ट तो मैं भी हूँ, आपसे पूछ लेती हूँ। मैं गुड क्वेश्चन माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा एक सिचुएशन दे दो, वी जस्ट हैव 2 to 3 मैं ये मिनट्स। कह रहा था कि सिर्फ इमाम हो या फाउंडर इमाम हो, तो मस्जिद बनाई भी उसने हो, प्लॉट पे कब्जा करके माइक लगा के। खालिद साहब, एक सिचुएशन जरा आपने फैसला करना है। आप फैसला कैसे सुनते कैसे हैं? ये बैठी हुई हैं मेरी जो है वो बेगम, और मैं पठान हूँ, और ज़रा सा इनसे एक्टिंग करवानी, क्योंकि एक्टिंग के स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। अब ज़रा आप केस सुन रहे हैं, दोनों हम जो है वो अदालत में करें, ठीक है अनंता? और आपने जो है वो मुझसे शिकवा ये करना है कि मैं घर के खर्चे वर्चे नहीं देता हूँ, और मेरा शिकवा ये कि आप घर में जितना मुझे ऐसा शॉर्ट चाहिए ही नहीं। आप मेरा शिकवा ये कि आपको जितने पैसे दूं ना, वो आप सारे उड़ा देती हैं। सारे खर्च अब कर हाँ, दे। अब खालिद साहब ने फैसला करना है कौन सही है कौन नहीं है ना। तो ये पठान की जो है वो एहलिया पठान है। कह रहे हैं मुझे नस्वार के पैसे नहीं बचते। यार जज साहब, ये हमारा बेगम जो है वो, हम इसको जितना पैसा दे, जब भी घर जाता है तो न खाना होता है, न पानी होता है, न इसके दिल में कोई सुकून होता है, हम घर जाके बेसुकून हो जाता है। नस्वार होता है, नस्वार तो हमारी जेब में होता है, अगर इसको दे दिया तो वो भी नहीं होगा। माँ वो कसम, भी नहीं है बात। इनसे पूछो ना ये क्यों ऐसा करती है, इनको महीने का रोजाना का पैसा देते हैं। बताओ भाई। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये मुझे 1 रुपए भी नहीं देते। 1 रुपया ये नहीं, मुझे खुदा मेरी जेब कसम, खर्ची भी नहीं देते। खुदा कसम, जब इनको लेकर आया था इनके वालिद साहब भी पठान, उन्होंने कहा था बेटी को खुश रखना, हम रोजाना इन्होंने हक पैसे महर देते भी सिर्फ 50,000 रखवाया था, वो भी नहीं दिया अभी तक। मुझे अब तनख्वाह क्या देंगे ये? फैसला करो जज साहब कि ये सही है कि गलत है, हम इसको पैसे देता बचाती क्यों नहीं है? नहीं जज साहब, ये गलत बोल रहे हैं।
ऐसा नहीं है, ये मुझे देते ही नहीं है, पैसे ही नहीं देते। अरे जज साहब, अगर तो आपको हमसे मोहब्बत हो गई है कि आप हमें देखे जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे? ये टोटल डिनाइल का केस है, यही देख रहा हूँ कि एक तरफ से एक्विजिशन आ रही है और दूसरी तरफ से टोटल डिनाइल आ रहा है। आप भी घर में पैसे देते होगे बेगम को, बचता ही नहीं बचता? नहीं दे तो एंटर ही नहीं हो सकता बंदा। ओ यार, फिर तो केस ही खत्म हो गया, हम तुम्हें की पेश पर हैं। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। वेल डन। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मैं यहाँ बहुत कंफ्यूज हो गई आपकी एक्टिंग स्किल्स देख के। अच्छे, वाह, बेस्ट। बचपन से ड्रामेबाज हूँ। बहरहाल अनंता, आपका बहुत शुक्रिया। और वक्त का पता नहीं चला कैसे गुजर गया, कैसे खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको ये मेहमान पसंद आए तो हम दोबारा इनको बुलाएंगे और इनके साथ और कुछ नए टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा साहब हमारे पास मेहमान बनते रहते हैं और आगे भी बहुत सारे सीरियस नौयत के भी केसेस हैं जिसके अंदर हम इनको चाहेंगे कि ये कराची का खास तौर पे और ख़ास तौर पे कुछ ऐसे इंटीरियर के एरियाज हैं जिनका मुकदमा लड़ें। थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, मजा आया, आई एंजॉयड माशाल्लाह, खास तौर पे नमता की कंपनी और आपकी कंपनी में बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बहुत और सीखने को मिला आप लोगों से भी। चलें जी, और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, दामने वक्त में गुंजाइश खत्म हो गई है ना। तो कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ, कुछ मजेदार खूबसूरत से, जिस तरह ये आज गेस्ट बैठे हुए, कल और कोई सितारे होंगे और आपके और हमारे प्यारे होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।